लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के पहले भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संध्या हो गई है। दिन भर के थके मांदे बैल खेत से आ गए हैं। घरों में धुएं के काले बादल उठने लगे। लखनपुर में आज परगने के हाकिम की पड़ताल थी। गांव के नेतागण दिन भर उनके घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते रहे थे। इस समय वो अलाव के पास बैठे हुए नारियल पी रहे हैं और हाकिमों के चरित्र पर अपना अपना मत प्रकट कर रहे हैं। लखनपुर बनारस नगर से 12 मील पर उत्तर की ओर एक बड़ा गांव है। यहाँ अधिकांश कुर्मी और ठाकरों की बस्ती है। 2-4 घर अन्य जातियों के भी हैं। मनोहर ने कहा, भाई हाकिम हो तो अंग्रेज, अगर ये न होते तो इस देश वाले हाकिम हम लोगों को पीस कर पी जाते। दुखरन भगत ने इस कथन का समर्थन किया। जैसा उनका अकबाल है वैसा ही नारायण ने स्वभाव भी दिया है। न्याय करना यही जानते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। घूस रिश्वत से कुछ मतलब नहीं। आज छोटे साहब को देखा, मुंह अंधेरे घोड़े पर सवार हो गए और दिन भर पड़ताल की। तहसीलदार पेशकार कानूनगो एक भी उनके साथ नहीं पहुंचता था। सुक्खू कुर्मी ने कहा, ये लोग अंग्रेजों की क्या बराबरी करेंगे? बस खाली गाली देना और इजलास पर गरजना जानते हैं। घर से तो निकलते ही नहीं। जो कुछ चपरासी या पटवारी ने कह दिया वही मान गए। दिन भर पड़े पड़े आलसी हो जाते हैं। मनोहर, सुनते हैं अंग्रेज लोग घी नहीं खाते। सुक्खू, घी क्यों नहीं खाते? बिना घी दूध के इतना बूता कहाँ से होगा? वो मशक्कत करते हैं, इसी से उन्हें घी दूध पच जाता है। हमारे देशी हाकिम खाते तो बहुत हैं पर खाट पर पड़े रहते हैं, इसी से उनका पेट बढ़ जाता है। दुखरन भगत, तहसीलदार साहब तो ऐसे मालूम होते हैं जैसे कोल्हू। अभी पहले आए थे तो कैसे दुबले पतले थे, लेकिन 2 ही साल में उन्हें न जाने कहाँ की मोटाई लग गई। सुक्खू, रिश्वत का पैसा देह फुला देता है। मनोहर, ये कहने की बात है, तहसीलदार साहब 1 पैसा भी नहीं लेते। सुक्खू, बिना हराम की कौड़ी खाए देह फूल ही नहीं सकती। मनोहर ने हंसकर कहा, पटवारी की देह क्यों नहीं फूल जाती? चुचके आम बने हुए हैं। सुक्खू, पटवारी सैकड़े हजार की गठरी थोड़े ही उड़ाता है। जब बहुत दाव पेंच किया तो 2-4 रुपये मिल गए। उनकी तनख्वाहें तो कानून गोई ले लेते हैं। इसी छीन झपट पर निर्वाह करता है तो देह कहाँ से फूलेगी? तकावी में देखा नहीं, तहसीलदार साहब ने हजारों पर हाथ फेर दिया। दुखरन, कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहां उल्टा ही देखने में आता है। ये हाकिम और अमले तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं होता। सुक्खू, जब देश के अभागे आते हैं तो सभी बातें उल्टी हो जाती हैं। जब बीमार के मरने के दिन आ जाते हैं तो औषधि भी औगुन करती है। मनोहर, हम ही लोग तो रिश्वत देकर उनकी आदत बिगाड़ देते हैं। हम न दें तो वो कैसे पावें? बुरे तो हम हैं। लेने वाला मिलता हुआ धन थोड़े ही छोड़ देगा। यहां तो आपस में ही एक दूसरे को खाए जाते हैं। तुम हमें लूटने को तैयार, हम तुम्हें लूटने को तैयार। इसका और क्या फल होगा? दुखरन, अरे तो हम मूर्ख गंवार अपड़ हैं, वो लोग तो विद्वान हैं। उन्हें न सोचना चाहिए कि ये गरीब लोग हमारे ही भाई बंद हैं। हमें भगवान ने विद्या दी है तो इन पर निगाह रखें। इन विद्वानों से तो हम मूर्ख ही अच्छे। अन्याय सह लेना अन्याय करने से तो अच्छा है। सुक्खू, ये विद्या का दोष नहीं, देश का अभाग है। मनोहर, न विद्या का दोष है न देश का अभाग, ये हमारी फूट का फल है। सब अपना दोष है। विद्या से और कुछ नहीं होता तो दूसरों का धन ऐंठना तो आ जाता है। मूर्ख रहने से तो अपना धन गंवाना पड़ता है। सुक्खू, हाँ तुमने ये ठीक कहा कि विद्या से दूसरों का धन लेना आ जाता है। हमारे बड़े सरकार जब तक रहे 2 साल की मालगुजारी बाकी पड़ जाती थी, तब भी डांट डपट कर छोड़ देते थे। छोटे सरकार जब से मालिक हुए हैं देखते हो कैसा उपद्रव कर रहे हैं। रात दिन जाफा बेदखली अखराज की धूम मची हुई है। दुखरन, कारिंदा साहब कल कहते थे कि आपकी इस गांव की बारी है, देखो क्या होता है। मनोहर, होगा क्या? तुम हमारे खेत पर चढ़ोगे, हम तुम्हारे खेत पर चढ़ेंगे। छोटे सरकार की चांदी होगी। सरकार की आंखें तो तब खुलती जब कोई किसी के खेत पर दांव न लगाता।
सब कॉल कर लेते, लेकिन ये कहाँ होने वाला है। सबसे पहले तो सुक्खू महतो दौड़ेंगे। सुक्खू, कौन कहे कि मनोहर न दौड़ेंगे। मनोहर, मुझसे चाहे गंगा जली उठवा लो, मैं खेत पर न जाऊंगा, और जाऊंगा कैसे। कुछ घर में पूंजी भी तो हो। अभी रब्बी में महीनों की देर है और घर में अनाज का दाना नहीं है। गुड़ 100 रुपये से कुछ ऊपर ही हुआ है, लेकिन बैल बैठाऊ हो गया है। 150 लगेंगे, तब कहीं एक बैल आवेगा। दुखरन, क्या जाने क्या हो गया कि अब खेती में बरक्कत ही नहीं रही। 5 बीघे रब्बी बोई थी, लेकिन 10 मन की भी आशा नहीं है। और गुड़ का तुम जानते ही हो जो हाल हुआ। कुल्हाड़े में ही बिसेसर साह ने तौला लिया। बाल बच्चों के लिए शीरा तक न बचा। देखें भगवान कैसे पार लगाते हैं। अभी यही बातें हो रही थीं कि गिरधर महाराज आते हुए दिखाई दिए। लंबा डील था, भरा हुआ बदन, तनी हुई छाती, सिर पर एक पगड़ी, बदन पर एक चुस्त मिर्जई, मोटा सा लट्ठ कंधे पर रखे हुए। उन्हें देखते ही सब लोग माचों से उतरकर जमीन पर बैठ गए। ये महाशय जमींदार के चपरासी थे। जबान से सबके दोस्त, दिल से सबके दुश्मन। जमींदार के सामने जमींदार किसी कहते थे, असामियों के सामने असामियों किसी। इसलिए उनके पीठ पीछे लोग चाहे उनकी कितनी ही बुराइयां करें, मुंह पर कोई कुछ न कहता था। सुक्खू ने पूछा, कहो महाराज, किधर से। गिरधर ने इस ढंग से कहा मानो वो जीवन से असंतुष्ट है। किधर से बताएं। ज्ञान बाबू के मारे नाक और दम है। अब हुक्म हुआ है कि असामियों को घी के लिए रुपए दे दो। रुपए शेर का भाव कटेगा। दिन भर दौड़ते हो गया। मनोहर, कितने का घी मिला। गिरधर, अभी तो खाली रुपए बांट रहे हैं। बड़े सरकार की बरसी होने वाली है, उसी की तैयारी है। आज कोई 50 रुपये बांटे हैं। मनोहर, लेकिन बाजार भाव तो 10 छटाक का है। गिरधर, भाई हम तो हुक्म के गुलाम हैं। बाजार में छटाक भर बिके, हमको शेर भर लेने का हुक्म है। इस गांव में भी 50 रुपये देने हैं। बोलो सुक्खू महतो, कितना लेते हो। सुक्खू ने सिर नीचा करके कहा, जितना चाहे दे दो। तुम्हारी जमीन में बसे हुए हैं, भाग के कहाँ जाएंगे। गिरधर, तुम बड़े आसामी हो, भला 10 रुपये तो लो। और दुखरन भगत तुम्हें कितना दें। दुखरन, हमें भी 5 रुपये दे दो। गिरधर, और तुम्हें मनोहर। मनोहर, मेरे घर तो एक ही भैंस लगती है, उसका दूध बाल बच्चों में उठ जाता है, घी होता ही नहीं। अगर गांव में कोई कह दे कि मैंने 1 पैसे का भी घी बेचा है तो 50 रुपये लेने पर तैयार हूं। गिरधर, अरे क्या 5 रुपये भी न लोगे। भला भगत के बराबर तो हो जाओ। मनोहर, भगत के घर में भैंस लगती है, घी बिकता है, वो जितना चाहे ले ले। मैं रुपए ले लूं तो बाजार से 10 छटाक का मूल लेकर देना पड़ेगा। गिरधर, जो चाहो करो, पर सरकार का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। लालगंज में 30 रुपये दे आया हूं, वहां गांव में 1 भैंस भी नहीं है। लोग बाजार से ही लेकर देंगे। पड़ाव में 20 रुपये दिए हैं, वहां भी जानते हो किसी की भैंस नहीं है। मनोहर, भैंसें ना होंगी तो 5 रुपये होंगे। यहां तो गांठ में कौड़ी भी नहीं है। गिरधर, जब जमींदार की जमीन जोतते हो तो उसके हुक्म के बाहर नहीं जा सकते। मनोहर, जमीन कोई खैरात जोतते हैं, लगान देते हैं, एक किस्त भी बाकी पड़ जाए तो नालिश होती है। गिरधर, मनोहर, घी तो तुम दोगे दौड़ते हुए, पर 4 बातें सुनकर। जमींदार के गांव में रहकर उससे हेकड़ी नहीं चल सकती। अभी कारिंदा साहब बुलाएंगे तो रुपए भी लोगे, हाथ पैर भी पड़ोगे। मैं सीधे सीधे कहता हूं तो तेवर बदलते हो। मनोहर ने गर्म होकर कहा, न कारिंदा कोई काटू है, न जमींदार कोई हउआ है। यहां कोई दबेल नहीं है। जब कौड़ी कौड़ी लगान चुकाते हैं तो धौंस क्यों सहे। गिरधर, सरकार को अभी जानते नहीं हो। बड़े सरकार का जमाना अब नहीं है। इनके चंगुल में एक बार आ जाओगे तो निकलते न बनेगा। मनोहर की क्रोधाग्नि और प्रचंड हुई। बोला, अच्छा जाओ, तोप पर उड़वा देना। गिरधर महाराज उठ खड़े हुए। सुक्खू और दुखरन ने अब मनोहर के साथ बैठना उचित न समझा। वो भी गिरधर के साथ चले गए। मनोहर ने इन दोनों आदमियों को तीव्र दृष्टि से देखा और नारियल पीने लगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के पहले भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।